नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरिया सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम खबर दिन भर में। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में 3 तलाक रोकने से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, धर्म और सियासत का मसला नहीं है 3 तलाक। कानून की नजर में सभी महिलाओं के लिए हैं समान अधिकार। राज्यसभा में शोर शराबे के बीच जारी है आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस। सरकार को मिला शिवसेना और बीजेडी का साथ। डीएमके समेत अन्य विरोधी दलों ने की बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग। लोकसभा में पेश हुआ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक भी पारित कराने की तैयारी में सरकार। बच्चों के यौन शोषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। पॉक्सो के तहत 100 से अधिक मुकदमे वाले जिलों में विशेष अदालत गठित करने का आदेश। 26 सितंबर को अगली सुनवाई। धनशोधन मामले में भगोड़े नीरव मोदी को फिर बड़ा झटका। ब्रिटेन की अदालत ने 22 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत की अवधि। और जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर सिंधु। जापान के आया ओहोरी को दी मात। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज सरकार ने तलाक बिद्दत जैसी प्रथा खत्म करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा की शुरुआत कर दी। अब सरकार की कोशिश है कि इस विधेयक को सदन से पारित करा लिया जाए। फिलहाल इस विधेयक पर सदन में बहस जारी है। इस विधेयक में शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है और उनके पतियों की ओर से 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने पर प्रतिबंध का जिक्र है। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया, एक प्रकार और दूसरे प्रकार से। तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सर, जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए। हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विधेयक का मसौदा तर्कों पर आधारित है। वहीं भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखी। ट्रिपल तलाक भी ठीक उसी तरह की कुप्रथा है, ठीक उसी तरह की सामाजिक बुराई है। अब इस सामाजिक बुराई और कुप्रथा पर जो है वो जो लोग तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि साहब अगर जो है वो पति जेल चला जाएगा तो फिर वो देखेगा कौन? अरे भैया जेल जाओ, क्यों तुम इसकी ऐसा काम करो कि जेल जाना पड़े तुम्हें? मतलब ये तो तर्क वो हो गया कि हम आतंकवाद करेंगे, हमें कानून मत बनाओ, अगर आतंकवाद कर दिया हो तो हम जेल चले जाएंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। इसलिए इस तरह के कुतर्कों के आधार पर इस तरह के सामाजिक सुधार से जुड़े हुए सवाल जो है वो हल नहीं होते। Secular India which protects the women, secular India which takes care of the Dalits, secular India where men, women are equal, where there is gender justice, where there is justice for everyone. Why a section should be neglected? ये अधिकार दिए नहीं जाते, ये अधिकार लिए जाते हैं। And these laws have given us the right to be equal. And these are the laws which can give rights to the ones who have been left out. Who were left out? Muslim women were left out of the process of changes which happened in Hindu society. कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने इस सदन में अपनी पार्टी का मत रखा और कहा कि 3 तलाक रोकने के लिए कानून हो, लेकिन उसका अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट है।
जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसी दिन हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हमने वेलकम किया था। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि आप बेशक आप कानून लाइए, और जो आप कानून लाएंगे शरीयत के अनुकूल वो कानून है कि नहीं, और दूसरे 22 देशों में जहां पे तलाक बिद्दत बैंड है उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कानून मंत्री जी से कि वर्तमान के इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है कि तलाक बिद्दत को आप क्रिमिनल ऑफेंस कर दीजिए। वहीं डीएमके सांसद कनुमोई ने इस विधेयक के विरोध में कहा कि 3 तलाक विधेयक से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दरअसल विधेयक के मुताबिक आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी। मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर जमानत दे सकते हैं। उन्हें पति पत्नी के बीच सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा। बिल के मुताबिक मुकदमे का फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में ही रहेगा। आरोपी को उसका भी गुजारा देना होगा। 3 तलाक का अपराध सिर्फ तभी दर्ज होगा जब पीड़ित पत्नी या उसके परिवार, मायके या ससुराल के सदस्य एफआईआर दर्ज कराए। We are passing bills here without enough representation of women. It is in your own manifesto, election manifesto, that you will pass the 33% women reservation bill. But nothing, one term has passed and the second term is starting. It has not even been listed. Let there be no women. This bill you claim is to protect women's rights. Why can't women be here to participate, to be a part of this dialogue? And let us decide what is good for us. We don't want the men to tell us what is good for us. So please pass the 33% women's reservation bill before you talk about women's rights. उधर राज्यसभा में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पर आज चर्चा शुरू हुई। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी। सदन में प्रस्तावित विधेयक आरटीआई कानून 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन करता है, जिसके तहत अभी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित है, लेकिन प्रस्ताव के अनुसार अब उनका कार्यकाल कितना लंबा होगा इसका फैसला केंद्र करेगा। केंद्र राज्यों के लिए भी ये तय करेगा। इसके अलावा इनके कार्यकाल का फैसला केंद्र सरकार करेगी। धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे और सूचना आयुक्त के भी चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे। संशोधन का प्रस्ताव है कि नियुक्तियां और कार्यकाल का फैसला अब केंद्र सरकार करे। सरकार की दलील है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जबकि सूचना आयोग एक कानूनी संस्था है। हमारे सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। ये सूचना आयुक्त कौन होते हैं? ऐसा कोई लिखा नहीं है कि ये जर्नलिस्ट होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है कि ये फॉर्मर आईएएस अधिकारी होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये न्यायविद होने चाहिए। तो समाज में जितने सारे प्रबुद्ध लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को उन सरकारों के द्वारा चयनित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। एक नया प्रयोग है एक दृष्टि से, तो उसमें शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आना स्वाभाविक था, मगर क्या उन दिक्कतों का सामना करते समय दिक्कतों की समीक्षा करने के बाद कुछ सुधार नहीं करने चाहिए? एक तरफ जहां शिवसेना और बीजू जनता दल ने इस विधेयक का समर्थन किया है, तो वहीं जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इसलिए इस विधेयक का विरोध कर रही है क्योंकि ये मन में अविश्वास पैदा करता है। डीएमके के भी इस विधेयक के विरोध में है। ताजा स्थिति ये है कि विधेयक पर विरोध दर्ज कराने वाले कांग्रेस और तृणमूल समेत अन्य दल इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित भी हो रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि बेहद अहम संशोधन विधेयक, क्या वजह है ये जो विपक्ष बार बार व्यवधान पैदा कर रहा है? देखिए, 2 बजे से ही जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई,
भोजन अवकाश के बाद और जितेंद्र सिंह आरटीआई संशोधन विधेयक लेकर राज्यसभा में आए, चर्चा के लिए उन्होंने रखा और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य सांसदों के द्वारा अपनी बात रखी गई। बात रखने की कोशिश तो की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिव प्रताप शुक्ल जो पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही लंबा अपना संबोधन किया, लेकिन इस दौरान लगातार कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, डीएमके, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा खड़ा किया और लगातार शोर शराबे के बीच ही चर्चा कराने की कोशिश जो है तकरीबन 40-45 मिनट तक उपसभापति हरिवंश ने की। उसके बाद मामला जो है वो कंट्रोल से बाहर होता देख, जब शोर शराबे के बीच कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था कि जो संबोधन किया जा रहा था वह सुनने में सांसदों को दिक्कतें आ रही थी, तब उन्होंने सदन की कार्रवाई एक बार 15 मिनट के लिए स्थगित की, फिर दोबारा 15 मिनट के लिए स्थगित की और कई अवरोधों के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा माना जा रहा है कि सभापति के कमरे में कुछ गुफ्तगू हुई है, ऐसी सूचना मिल रही है। दोनों के बीच एक गुफ्तगू हुई है और विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं, इस बात पर आमादा हैं कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपनी तकरीर पेश की है राज्यसभा में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो सीआईसी बनता है, जो सूचना आयुक्त बनता है, उसे मालूम है कि उसके वेतन भत्ते क्या होंगे। आप इसे सरकारी विभाग बनाना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्ता पक्ष को आरोप लगाया कि आप इन संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, आप महीनों तक नियुक्ति नहीं करते, राज्यों में नियुक्तियां नहीं होती। इस तरह से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अब देखना होगा कि विपक्ष की जो मांग है वह मांग सेलेक्ट कमेटी में देने की मांग क्या पूरी हो पाती है या फिर सत्ता पक्ष जो है जी राजेश को पास कराने में कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चर्चा जो है वो जारी है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें राजेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पेश हुआ। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले 2017 में इसे पुनर्स्थापित किया गया था। 2013 में राज्यों से मशवरे के बाद ये बिल लाया गया था। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उन जिलों में विशेष कोर्ट का गठन किया जाए जहां बच्चों के खिलाफ 100 से ज्यादा यौन शोषण के मामले लंबित हैं। इन विशेष कोर्ट के लिए फंड केंद्र सरकार देगी और 60 दिनों के अंदर इन कोर्ट्स का गठन करना होगा। खास बात यह है कि इन विशेष अदालतों में सिर्फ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। बच्चों के खिलाफ ऐसे आपराधिक मामलों के बढ़ते आंकड़ों का खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
लंदन के एक न्यायालय ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हीरा व्यापारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित अपराधी है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तब तक नीरव मोदी जेल में ही रहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण की मांग करने वाले 2 विधायकों को अर्जी वापस लेने की आज अनुमति दे दी। स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज सुबह कोर्ट में पेश हुए और कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की 2 निर्दलीय विधायकों के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल मंगलवार को सदन में बहुमत परीक्षण हो चुका है और उसके बाद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। ऐसे में अब याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया। लेकिन चीफ जस्टिस ने बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी की कोर्ट में गैर मौजूदगी पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी मामले की तुरंत सुनवाई की जरूरत होती है तो दिन रात किसी भी समय वकील पेश हो जाते हैं, पर अर्जी वापस लेते वक्त वो कोर्ट में मौजूद रहने की जरूरत नहीं समझते। तो कर्नाटक में जो अब सियासी दांवपेच चल रहा है, कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी सरकार गठन की तैयारियों में जुट गई है। बेंगलुरु से भाजपा के बड़े नेता जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई, अरविंद लिम्बावली समेत कई नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद जगदीश शेट्टार ने कहा है कि कर्नाटक में पार्टी तय रणनीति के तहत ही आगे बढ़ेगी। Supreme Court is very gracious. I respect Supreme Court very much. We hold Supreme Court in high esteem because that is the highest forum of judicature in the country available to all of us. We have to respect our institutions. They have given me discretion. They have reposed their faith in me. I'll live up to their confidence. गठबंधन खेमे में भी इस वक्त काफी गहमा गहमी है। आज बेंगलुरु में जेडीएस नेता कुमारस्वामी और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी भी मौजूद थे और इस बीच कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया और कहा कि वो खुद भी नियम और कानून के मुताबिक ही फैसले ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर 28 जुलाई को रवाना होंगे। राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी जाएगा। आज विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। The first leg of the visit is to Benin. Benin is an important country in West Africa and is one of the fastest growing economies in the region. The next leg of the visit of Rashtrapati ji is to the Gambia. India shares very warm relations with Guinea, and we had in fact an embassy in Conakry till 1998, and we have reopened it very recently, and it's been functioning there for the last few months. Rashtrapati ji will be the first ever head of state to visit Guinea. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज दूरदर्शन के सभी दिल्ली स्टूडियो और दूरदर्शन केंद्र परिसर में अर्थ स्टेशन में आधुनिक किस्म की वीडियो वॉल्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति के अलावा और कई सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दूरदर्शन को अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, न कि सनसनी के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के आधुनिकीकरण से लोगों में, खासतौर पर युवाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। दर्शकों को लगना चाहिए कि पहला चैनल में लगाऊं तो दूरदर्शन का कोई चैनल लगाऊं, और इसके लिए हमने एक निर्णय लिया अभी कि दूरदर्शन में सरकारी मुलाजिम रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और बाकी बहुत सारे काम होते हैं टोटल एक मुखिया के रूप में, लेकिन हर चैनल की एक विशेषता है, उसकी प्रतिभा अलग चाहिए और उसके लिए अलग अलग क्रिएटिव हेड्स भी चाहिए। वो क्रिएटिव हेड्स भी यहाँ आएंगे और ये कार्यक्रम और अच्छे हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। नई दिल्ली में आज जहाज निर्माण के जरिए देश का निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग थ्रू शिप बिल्डिंग विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिक्की की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम अन्य लोगों के साथ साथ नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना जहाज निर्माण के क्षेत्र में
लगातार आत्मनिर्भर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नौसेना और उद्योग जगत के एक साथ मिलकर काम करने से ये मुमकिन हो पाया है। 50 years before Make in India became a national mission, the Navy took formative steps towards indigenous shipbuilding, and this was done through the creation of an in-house central design office in 1964. The Navy has to date designed more than 90 warships across 19 different classes, and with more than 130 platforms constructed in Indian shipyards since the first ship INS Ajay was constructed by GRSE in 1961. Naval shipbuilding could be counted as one of the success stories of India, and this success story is testimony to the synergy between the Indian Navy and the industry, as also a commitment towards self-reliance. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने आज यहां अटल नगर नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त आयोग के पदाधिकारी इस समय छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर रायपुर में हैं। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र की टीम अपनी यात्रा के दौरान राज्यों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ले रही है। आज इसके तहत आयोग की टीम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक समेत तमाम परिदृश्यों की जानकारी लेगी। साथ ही राज्यों के विकास में रुकावट बन रहे तथ्यों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में जेल की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन आज 1 महीने के पैरोल पर बाहर आ गई। नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की पैरोल की मांग की थी। दरअसल राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्र कैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है। बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक साथ 2 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 5 लोग मारे गए हैं जबकि 10 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाकों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने जापान ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रणीत ने आज खेले गए अंतिम 16 के मुकाबले में जापान के कांटा सुनियामा को 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। हालांकि एचएस प्रणॉय को दूसरे दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रहे हैं। भारतीय जोड़ी ने अंतिम 16 के मुकाबले में चीन के हुआंग काईजुआंग और लियू चेंग की जोड़ी को 15-21, 21-11, 21-19 से मात दी। महिला एकल में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सिंधु ने जापान के आया ओहोरी के खिलाफ अंतिम 16 के मुकाबले को 11-21, 21-10 और 21-13 से अपने नाम कर लिया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों ने कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर शहीदों की याद में द्रास में एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस अभियान का मकसद कारगिल युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करना है। इस 10 सदस्यीय दल ने उत्तराखंड के बानादर्रे से द्रास तक का करीब 1900 किलोमीटर का सफर 21 दिनों में तय किया। इस अभियान को जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डीडी न्यूज की टीम भी इस वक्त द्रास सेक्टर में मौजूद है।
इस समय हम समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर द्रास सेक्टर में हैं और आपको बता दें कि कारगिल युद्ध की एक भीषण लड़ाई द्रास सेक्टर में लड़ी गई थी। मेरे पीछे जो कस्बा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा द्रास सेक्टर है और जो चोटी आपको दिखाई दे रही है वो टाइगर हिल है। जब पाकिस्तान की सेना ने उस चोटी पर कब्जा कर लिया था तो हमारे भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया था। विक्रम बत्रा ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जो लड़ाई है कारगिल की लड़ाई इस सेक्टर में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि सबसे पहले भारतीय सेना ने ये, अगर इधर आप देखें टाइगर हिल के बगल में ये तोलोलिंग हिल है, यहाँ पर सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी और हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनकी एक बड़ी संख्या यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध में 30,000 भारतीय सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग इलाकों में जो हमारी चोटियां थीं उन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत के जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपनी सभी चोटियों को वापस अपने पास पा लिया था। तो ये जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो इस सेक्टर में लड़ी गई थी, द्रास सेक्टर में, जिसमें टाइगर हिल और तोलोलिंग पहाड़ियाँ हैं और तोलोलिंग पहाड़ी के पास ही हमारा जो कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है और वो शायद इस वजह से बनाया गया है क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई थी 18,000 फीट की ये चोटियाँ थी दोनों, इन चोटियों पर जो युद्ध है वो हुआ था और इस युद्ध को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि दुनिया का ये सबसे ऊंचाई पे लड़े जाने वाला युद्ध है। और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां के प्रसारण की सीधी कार्रवाई का प्रसारण ये दिखाया जा रहा है। दुनिया के 20-22 इस्लामिक मुल्कों में नियंत्रित हुआ है। कई जगह ये सिविल है, कई जगह ये क्रिमिनल है, वो सब वेल नोन है, अब उस पर मैं बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन सर एक बात मैं कोट करना चाहता हूं, ये आमिर अली कमेंट्री ऑन मोहम्मदन लॉ है, ये पहली बार छपी थी 1908 में। आमिर अली बहुत ही विद्वान थे, प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे, बंगाल हाई कोर्ट के जज बने, उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट बाद में बना था। और सर उन्होंने इस किताब का अब तक दर्जनों एडिशन निकल चुका है। तो 2005 एडिशन के सर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं तलाक के बिद्दत के बारे में। सिर्फ मुझे 5-6 लाइन पढ़ने की इजाजत दीजिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, and I'm quoting, sir, as a matter of fact, the capricious and irregular exercise of the power of divorce, which was in the beginning left to the husbands, was strongly disapproved by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his disciples had divorced his wife, pronouncing the 3 talaq at the same time, the Prophet stood up in anger on his scalpel and declared the man was making a plaything of the words of God and made him take back his wife. तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद, और मेरा बहुत आदर है, उन्होंने 3 तलाक पर इतनी बंदिश रखी तो हिंदुस्तान को 70 साल से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? और इस सदन को 5 घंटे से तीसरी बार आना पड़ा सर। और तीसरी बार क्यों आना पड़ा सर? क्योंकि कुछ लोग की चाहत, क्षमा करेंगे, हम सारी कमेटियों का सम्मान करते हैं, इस कानून के स्क्रूटनी का कम है, इस कानून को रोकने का अधिक है, यह समस्या है। और सर मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूं। सर इस सदन ने बहुत कानून बनाए हैं। मीनाक्षी जी ने बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया है, पूनम महाजन जी ने। 1955 की बहस के बाद हमने हिंदू लॉ में बहुत बदलाव किया सर, इसी सदन ने पास किया था। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है सर, जब बाल विवाह शारदा एक्ट में खत्म हुआ तो कहा कि इसको हमने तो खत्म तो कर दिया, क्या कोई हम उम्र निर्धारित करेंगे? तो हमने उम्र निर्धारित किया कि पति की उम्र 21 साल, पत्नी की उम्र 18 साल। ये इसेंशियल्स ऑफ द हिंदू मैरिज में रखा था। और सेक्शन 18 में प्रावधान किया, अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो 2 साल की सजा होगी। यह कानून किसने पारित किया था? आपकी सरकार ने किया था 1955 में। आपका अभिनंदन है, आपने हिम्मत दिखाई। सर फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है 1961। और सर मैं आदरणीय लॉकेट जी को बहुत विनम्रता से सुधार दूं, ये सब पर लागू होता है।
चाहे वो हिंदू पति हो या हिंदू सास हो या मुस्लिम पति हो या मुस्लिम सास हो। इसमें सर सजा दोनों को है सर, जो डाउरी लेगा या डाउरी देगा उसको 5 साल, जो डाउरी डिमांड करेगा उसको 2 साल। ये कानून किसने लाया? आपकी सरकार ने लाया। 1961 में आपकी सरकार थी, अच्छी बात है सर। फिर 498 आया सर इंडियन पेनल कोड में 1983 में। अधीर बाबू क्या है? अगर आप, और सर मैं उसको पढ़ना चाहूंगा सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार मैं चाहता हूं सदन के सामने मैं 498 को बस 2-3 लाइन पढ़ दूं सर, ताकि इस बहस में, अच्छा मुझे पढ़ने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which makes up to 3 years and shall also be liable to fine. वो हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो। सर ये कानून बना 1983 में। 1983 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो 55 का कानून आपने लाया, अभिनंदन। नो आई एम नॉट यील्डिंग। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने लाया, अभिनंदन। 498 आपने लाया, अभिनंदन। तो अगर आपका ये इतिहास था तो 86 में 400 मेजॉरिटी में शाबानों के मामले में आपके कदम हिलने क्यों लगते हैं? ये है बड़ा सवाल, ये है बड़े सवाल सर। 400 की मेजॉरिटी हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन आज मैं इस सदन में कहूंगा राजीव गांधी जी मुझे लगा कि प्रोग्रेसिव थे, इतने मैंडेट से आए थे। तो जिस कांग्रेस की यह परंपरा रही है, मैंने सब कानून गिनाया, वो एकमात्र शाहबानों के 125 रुपए के मेंटेनेंस पर क्यों हिलने लगे? ये हैं बड़े सवाल। और शाहबानों से सायरा बानों तक यात्रा यही है सर। क्या यात्रा है सर? ट्रिपल तलाक इज बैड, बट ट्रिपल तलाक गड़बड़ गलत है, ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये सवाल लेकिन का है। वोट है। जिन लोगों ने, और मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ये चारों कानून लाया, मैं अभिनंदन करता हूं कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी के पांव क्यों हिलते हैं 86 में, और आज 3 तलाक पर भी कांग्रेस के पांव क्यों हिल रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। सवाल ये है, और जो मैंने पहले कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है, और आपको मैं गौरव बाबू बता दूं कि बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है, कहीं नॉन बेलेबल है, जॉर्डन में भी है, यमन में भी है, सीरिया में भी है, इजिप्ट में भी है, मलेशिया में भी है। तो लेट अस नॉट गो टू दैट डिबेट, ओके। लेकिन और सिविल के अलावा एक ट्रिब्यूनल बनाया है, तो जहां शरिया है अगर वहां वो बदल सकते हैं तो हम तो सेकुलर कंट्री हैं। यही सवाल तो हम कर रहे हैं। अब सर पूछा गया बार बार, ओवैसी साहब हैं कि चले गए? बैठे परेशान में बैठे हैं, परेशान मत हो, परेशान में बैठे हैं। सर मुझे लगता था कि ओवैसी साहब को इस्लाम की बड़ी समझदारी है। तो अभी मैंने अमीर अली का जो पढ़ा, अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने ही इसको गलत पाया और एक बंदे ने किया तो उसको कहा अपनी पत्नी को वापस लो, तो हमें लगता कि प्रॉफिट साहब की बात तो अंतिम है सर। तो मुझे अच्छा लगता कि ओवैसी साहब ऐसे लोग हिंदुस्तान में घूमते और तमाम खवातीनों के सामने कहते अगर कोई 3 तलाक देता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि प्रॉफिट साहब ने कहा यह गलत है। सर सुप्रीम कोर्ट में सर मेरे पास पूरा जजमेंट है सर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था, हमारे दोस्त राजीव रंजन कहां चले गए, उन्होंने कहा था ना कि उनसे बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, एफिडेविट दे के कहा कि आप इंटरफेयर मत करिए, हम अपनी जमात को समझाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करेंगे, और शादी के वक्त हर पति अपने पत्नी से ओथ पर कहेगा आई विल नॉट गिव यू ट्रिपल तलाक। कुछ किया उन लोगों ने? पूरे हिंदुस्तान में
उनके लोगों ने और उनके समर्थकों ने 3 तलाक के खिलाफ मीटिंग जरूर कराई। इसलिए कहता हूं जनाब ओवैसी साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे जनाब, ये भी मैं कहना चाहता हूं। सर, अब कहा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के कारण कानून लाया। सर, मैंने अब शुरू में आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने क्या कहा? 2 माननीय न्यायमूर्ति श्री नारिमन और श्री ललित ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी एंड स्प्लॉइट। खत्म हो गया। एक जज माननीय कुरियन साहब ने कहा कि इफ इट इज ए सिन इन कुरान, हाउ इट कैन बी लीगल इन लॉ। उनका ये, और बाकी लोगों ने कहा कि हम इसे मानते हैं लेकिन पार्लियामेंट को एक कानून लाना चाहिए। सर, ये मैंने सच्चाई से रखा। एक बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं सर, कि इस संसद को कानून लाने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। यह संसद खुद अपने आप में सक्षम है। लेकिन हम कानून क्यों लेके आए? सर, जब मैं 14 में हमारी सरकार आई तो सारा बानो न्याय की गुहार लगाते सुप्रीम कोर्ट में 13 में गई थी 3 तलाक के खिलाफ। और माफ करेंगे, आपकी तरफ से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था, आपकी सरकार थी। सर, मेरे पास ये फाइल आई, क्या करना है? हम गए, अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि सर ये एक विषय है। कहा जाओ न्यायालय में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ, मोदी की सरकार खड़ी रहेगी। तो हमने सर एफिडेविट फाइल किया, सर बहस भी हुई। अब सर हमें एक चीज बताया जाए, निर्णय हो गया, जजमेंट आ गया, और मैंने जो कहा कि 574 केसेस हुए हैं 17 से, और जजमेंट के बाद 24 जुलाई 2019 तक 345 केस हुए हैं। और जब हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए उसके बाद से भी 101 केस हुए हैं। यूपी में 74 केस हुआ है। तो सर ये मैं आज बताना जरूरी है। सर, मैंने जानने की कोशिश की, ये पीड़ित महिलाएं, क्या होता था? डाउरी लाओ, नहीं तो तलाक तलाक तलाक, और बाकी जो सुबह लेट से उठी, रोटी सिकी हुई थी। सर आपसे बताऊं सर, मेरे लिए भी अनुभव था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आईटी विभाग भी दिया है। सर, एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आई, सर मुस्लिम जमात की थी सर, और सर मुझसे मुझे बहुत भावुक किया। कहा कि मैंने 3 बच्चियों को जन्म दिया, मेरे पति ने दुबई से मुझे तलाक 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 कर दिया व्हाट्सएप पर। शी वाज ब्रिलियंट। सर आप मुझे ये बताएं, इसमें हम क्या कहें कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बढ़ा करके टांग लो? क्योंकि पुलिस में जाते थे तो पुलिस कहती थी हमारे पास पावर कहां है। और सर एफआईआर करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून में पावर जरूरी है। तो क्या इन तमाम खवातीनों को हम सड़क पर छोड़ दें? तो बड़ी विनम्रता से कहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं। आजा बैठिए बैठिए। अगर सर 86 में काम हो गया होता तो शायद ये काम हमारे लिए नहीं छोड़ा गया होता उनकी। और इसलिए अधीर बाबू, मैंने तो आपको विनम्रता से आपकी सरकार का अभिनंदन किया है। शांति से सुनिए बात। अच्छा ठीक, अच्छा बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अब सर एक मिनट आ रहा हूं सर। इसको क्रिमिनल क्यों बनाया? सर इस सब पर सोच है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी। देखिए हम लोग कितने फेयर हैं कि जिस समय ये बात हम लोग के पास लाई गई कि कृपया करके इसका स्पेसिफाई करिए, कोई पड़ोसी एफआईआर कर सकता है, कोई दुश्मनागत से कर सकता है, हम लोगों ने कहा नहीं, एफआईआर भुक्तभोगी महिला करेगी या उसके रिश्तेदार मैरिज से या ब्लड से करेंगे। कहा कि समझौते की गुहार होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, हम क्यों तोड़ेंगे शादी को। तो वी हैव पुट ए कंडीशन आल्सो फॉर दैट। लेकिन सर ये बताइए, इसको पेनल क्यों कर दिए? बार बार कई लोगों ने सवाल किया।
जब हिंदुओं के खिलाफ कानून पर इतना मैरिज पर पेनल लॉ हुआ तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सर, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि अगर एक पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्या कार्रवाई होगी? सेक्शन 494 आईपीसी, सजा कितनी है? 7 साल। एडल्ट्री 498A है, मैं 494 की बात कर रहा हूं। बाकी मैंने डाउरी प्रोहिबिशन की बात किया। अब सर डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की बात की गई सर। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का सर पूरा जो इकोसिस्टम है अलग है सर। उसमें है कि अगर आपके खिलाफ वायलेंस होता है, मैरिज से हो या आप साथ रहते हो, तो आपके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगा और वो आपका लेकर के मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन करेगा और आपको 1 साल के तक के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर उसका उल्लंघन होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको 1 साल की सजा हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल है। सर, ये कोई 3 तलाक को हैंडल नहीं करता है, इस बात को समझा जाए। इसीलिए हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इसीलिए 3 तलाक। और सर एक बात मैं सदन में बड़ी विनम्रता से साफ साफ कहना चाहता हूं, हमने तलाक के हसन को क्रिमिनल किया है, न तलाक के एहसान को क्राइम बनाया है। हमने सिर्फ तलाक के बिद्दत को कहा है कि क्राइम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है और उसके पहले प्रॉफिट साहब, बड़े अदब से कहूंगा, उन्होंने कहा यह गलत है, इसलिए बनाया है। तो सर आज जो लोग जमात की बात करते हैं, आज जो लोग सियासत की बात करते हैं, आज जो लोग हुकूक की बात करते हैं, आज उनसे सवाल पूछूंगा इस सदन के ऊपर, हुकूक के लिए, खवातीनों के लिए उन्होंने किया क्या। और सर आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सर, और बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सी खवातीनें आई थी सर। उन्होंने कहा आपको हम इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि इस कानून के बाद हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है। ये पीड़ा से कहा उन्होंने। इसीलिए हमने बार बार कहा था ये सवाल न धर्म का है, न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, न वोट का है। सही कहा, यह है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का। और बार बार कही गई हमारे फेथ में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या महिलाओं के साथ नाइंसाफी करना फेथ कहता है क्या? कौन सा धर्म कहता है कि अपने धर्म की बेटियों और महिलाओं के साथ नाइंसाफी करो? नो रिलीजन परमिट्स दैट। और सर बार बार मेरे से सवाल किया गया कि बाकी रिलीजन में क्या प्रावधान है, आप जरा बताएंगे। तो सर चाहे वो पारसी कानून हो, चाहे वो बाकी कानून हो, हर में सर ये देखिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 Section 66, false oath, declaration, notice or certificate for procuring marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years at the discretion of the court with fine. Also, Parsi Marriage Divorce Act 1936, Section 5, punishment for bigamy. और इसमें से कोई दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 494 और 495 आईपी से लागू है। तो पारसियों के मामले में कानून है। अच्छा मैं आ रहा हूँ ना, बात बैठिए। वो प्रोविजन ही नहीं भाई। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। में तलाक ले तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ना प्लीज, अच्छा प्लीज जस्ट सर, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी दिया है। अब सर मैं एक बात कर रहा हूँ बार बार, इफ समवन गोज एंड टेक ए डाइवोर्स इन द कोर्ट, there is no need for any penal provision. He is following a legal court. मुस्लिम को भी प्रोविजन है, तलाक एहसान है, तलाक हसन है, बाकी है, अगर उसको फॉलो करेगा। और क्या कहा पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, जो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ क्रिमिनल सजा होगी। तो आप प्रोसीजर फॉलो कर करके तलाक के बिद्दत को हर कोर्ट ने गलत कहा, पैगंबर साहब ने गलत कहा, फिर भी आप कहेंगे हम करेंगे, और आप किए जा रहे हैं, एक एक हफ्ता पहले तक किए जा रहे हैं। तो ये मुल्क है, ये मुल्क को इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और सर मुझे आपसे एक बात और कहनी है, जो मैं थोड़े बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सदस्य ने इस मुल्क की परंपरा की बात कही सर, और सर कहा गया कि टारगेट किया जा रहा है। सर आज मैं एक बात बड़ी विनम्रता से बोलूंगा, हमें अक़लियत जमात का वोट कम मिलता है, लेकिन हम जब भी जीतते हैं तो सबका साथ, सबके विश्वास की ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं।
और सर आज मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं इस सदन में, पहली बार दे रहा हूं सर। एक है करीमुल हक, जलपाईगुड़ी के सर टी गार्डन के वर्कर हैं सर, पहाड़ों में रहते हैं, मजदूर हैं। उनकी मां गुजर गई क्योंकि एम्बुलेंस पहाड़ों के गांव में नहीं पहुंच सका सर। उसने अपना बनाया कमिटमेंट कि मैं अपने मोटरसाइकिल पर बीमार लोगों को बांध के अस्पताल ले जाऊंगा। उन्होंने लगभग 2000 लोगों की जान बचाई है सर। एक दिन वो अपने बागान में काम कर रहे थे और पीएमओ का फोन जाता है कि आप करीमुल हक हैं, आप ऐसा काम करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जाए करीमुल हक को, जो चाय बागान में काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या असर आप समझ सकते हैं। कहा जी, कहा अच्छी बात है, लीजिए प्रधानमंत्री बात करेंगे। मोदी जी ने कहा करीमुल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिल्ली आओ, तुम्हें हम पद्मश्री देने जा रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो। कभी हमने जानने की कोशिश की कि करीमुल हक का ईमान क्या है, वो एक अच्छा काम कर रहा है सर। 2015 में, चूंकि टारगेट की बात की गई, सुनिए अब आप सर, 2015 में सर 65 के वॉर का 50 साल पूरे हुए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने हम सारे मंत्रियों को कहा तुम लोग जाकर के वो एग्जीबिशन देखना चाहिए जो लगा था इंडिया गेट पर। तो जिस दिन हम गए थे सर, तो मुझे अब्दुल हमीद की कहानी को जानने का बहुत मन था, वो लड़ाई कैसे हुई थी सर। तो सर जिस जीप पर चढ़ करके उन्होंने 6-6 कंधे पर रख के मिसाइल से पाकिस्तानी टैंकों को मारा था सर, वो जीप भी आई थी सर, और ड्राइवर भी था, वो भी मुस्लिम था सर, वो लगभग 75 ईयर्स का हो गया था। तो उसने हम लोगों को पुरानी कहानी बताई, और उस हिम्मत के बाद पाकिस्तान के लोगों को लगा कि अब कैसे इसको खत्म करें, तो उन्होंने एक गोला निकाला जीप के बाएं तरफ जहां अब्दुल हमीद खड़े थे, और उनको लगा वो शहीद हुए, उन्हें परमवीर चक्र मिला। उन्होंने उस जीप को भी देखा सर। उस दर्शन के बाद इतने भावुक हुए कि मैं बताया गया कि अब्दुल हमीद जी की पत्नी कहीं है। हम लोग सभी लोग गए और उनका पैर छुआ सर। उस समय एक देशभक्त का पैर छू रहे थे, हम किसी मुस्लिम का पैर नहीं छू रहे थे। ये हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी। ये सोच सियासी नफा नुकसान और वोट के उठापटक से नहीं बदलेगी, ये हम कहना चाहते हैं। अब सर कहा जा रहा है कि क्रिमिनल कर दिया है, तो कहां से देगा मेंटेनेंस। सर इस सवाल पर मैं क्या कहूं सर। जब सर इंडियन पेनल कोड तलाक के क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, मैंने सर ये कहा कि आपने ट्रिपल तलाक को पेनल क्यों किया है, यही सब बोल रहे हैं ना, इसको क्राइम क्यों किया है, ये सिविल ऑफेंस है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब सर मुझे ये और क्या कहा गया सर कि अगर आप इसे पेनल करोगे तो कैसे मेंटेनेंस देगा, वो तो जेल के अंदर रहेगा। सर ये बताइए, इंडियन पेनल कोड हिंदुओं पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। कुछ मुस्लिम लोग भी क्राइम करते हैं, वो भी जेल जाते हैं, उस समय तो सवाल नहीं उठता है सर। ये मुझे बताइए आप, जब मुस्लिम पति डाउरी में जेल जाता है तो उस समय तो सवाल नहीं उठता है कि अपनी पत्नी की चिंता कहां से करेगा। तलाक के बाद तो कहां, और तलाक के बाद तो देते ही नहीं है सर। तो ये बताइए कि जब 3 तलाक का विषय आ रहा है तभी ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है, ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और सर इसका हमने क्यों ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया है सर। और सर पूरे चर्चा में 5 घंटे में कोई भी सार्थक सुझाव आता तो हम स्वीकारते। एक सिर्फ इसको डिक्रिमिनलाइज कर दो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। मतलब पत्नी सिर्फ इसको मढ़ा करके रखे, थाने ले जाएगी, उसको थाने में ही बेल मिल जाएगा, पति कहेगा जाओ जो करना है करो। ये सवाल है सर। सर पेनल लॉ इज ऑल्सो ए डिटेरेंट। कई बार कानून में डिटेरेंस जरूरी होता है ऐसे लोग को रोकने के लिए। और जैसा बहुत बढ़िया कहा गया कि जब हमने हिंदू समाज में डिटेरेंस लाया तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो शारदा एक्ट हो, चाहे वो शादी की उम्र की बात हो, या फिर बाइगमी की बात हो, या पहली पत्नी की वजह से दूसरी पत्नी की बात हो, वो हम बंद हुआ है। तो सर ये हम, और सर स्टेक होल्डर की बात बार बार कही गई। स्टेक होल्डर में आता कौन है? क्या इस मुल्क की खवातीनें स्टेक होल्डर हैं कि नहीं? क्या मुसलमान समाज की बेटियां स्टेक होल्डर हैं या नहीं? Therefore, the question I would like to raise before this honorable house, whenever you talk of stakeholder consultation, for us,
The only and only relevant stakeholders are the women who are the victim of triple talaq and not the All India Muslim Personal Law Board. We are hearing their voices. We are addressing their concerns and we are giving respect to their voice. ये हमने बार बार कहा है. इसलिए इस पूरे में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन. और हाँ सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर एक बार भी मुस्लिम समाज के लीडरान ने 3 तलाक के खिलाफ कोई नेशनल कैंपेन किया होता, ईमानदारी से किया होता, मैं खुद बुलाता, उनसे बात करता. लेकिन सर मेरे पास भी पैरवी आई है, जैसा आपके पास आई थी. आपके पास आई थी ना कि रवि जी आपसे एक ही गुजारिश है, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दो. हमने कहा यही, इस मुल्क की खवातीनों का कुछ नहीं करना है. तो सर मैं आपसे लगा कि ये सारे पॉइंट्स अब सर बार बार बात की गई. डिस्क्रिमिनेटरी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. अब बार बार कहा गया सर कि अबंडॉनमेंट. अरे भाई, अगर हिंदुओं की संख्या अधिक है तो कुछ हिंदुओं की संख्या अधिक होगी. तो ये बड़ा विषय क्या है? इस देश में हिंदू मुस्लिम से बहुत ज्यादा है. हम किसी भी पत्नी का अबंडॉनमेंट को नहीं उचित मानते हैं, लेकिन भारत के कानून में, मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट में, आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, बाकी में इस बात का पूरा प्रावधान है. 498 ऑफ द पेनल कोड कि ऐसे अबंडॉन जो पत्नियां हैं उनकी चिंता करें और कार्रवाई होती भी है. अब किसी ने कहा कि कई झूठे केस होते हैं, नहीं होने चाहिए. लेकिन सर एक चीज बताइए सर, ये सवाल माननीय गृह मंत्री जी ने कल उठाया था, क्या अगर किसी मामले का दुरुपयोग होता है तो क्या उस कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या इस मुल्क में 302 का दुरुपयोग होता है कि नहीं? कई बार लोग फॉल्स फंसते हैं, कोर्ट से छूटते हैं. 420 में होता है कि नहीं? लोग कोर्ट से छूटते हैं. तो किसी प्रावधान का दुरुपयोग है तो प्रावधान गलत है. ये पूरी सोच अपने आप में निरर्थक है, क्योंकि वो सेफगार्ड है, वो डिटेरेंट है समाज को ठीक करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए. सर अब सर ये मॉब लिंचिंग की बात कानून लाइए, अच्छा लगता है. जितने उत्साह से आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, उसी उत्साह से आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन कई कानून के समझदार लोग जब बोलते हैं तो मुझे एक बात लगती है, सेक्शन 302 पेनल कोड है कि नहीं मर्डर के लिए, 120B कॉन्स्पिरेसी के लिए 149 है कि नहीं? और आज मॉब लिंचिंग में ऐसे लोगों को कोर्ट सजा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक अलग विचार करने का विषय है, लेकिन अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं तो कार्रवाई भी हो रही है. तो इसलिए सर अब मैं तो, मेरे पास कोई शेरो शायरी पढ़ने के लिए नहीं है सर, लेकिन आज मैं बड़ी शांति से सुन रहा था कि मुझे कोई रोशनी दिखाई पड़ जाती सर, तो मैं उस रोशनी को तुरंत समझने की कोशिश करता. तो बार बार स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, एक वक्त होता है जब किसी की दर्द की आवाज को सुनना चाहिए. और आज इस मुल्क की खवातीनें, हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां, बहनें इस सदन से बहुत आस लगाए देख रही हैं. और आज मैं फिर कहूंगा, इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए. ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का. उसको देखकर ये पूरा सदन पारित करे सर. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. अधीर रंजन जी, आपको मौका देंगे. अधीर रंजन जी. माननीय कानून मंत्री नहीं कोई हमदर्द ना था तो कोई दर्द भी ना था. अभी कोई हमदर्द मिल गया तो दर्द भी हमें बढ़ गए. तो ये हमदर्दी की बात मत किया करो. कानून मंत्री जी, अच्छा लगता कि आप पैगंबर जी की, प्रॉफिट जी की हवाला लेने लगे हैं आपको ये बिल को यहां पारित करने के लिए. तो ये हम लोग सदन में या बाहर में कहते हैं